वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत नागरिकता को पढ़ चुके थे और भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे समाप्त होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकता को संविधान के कौन से भाग और कौन कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकता को कौन कौन से भाग में रखा गया। तो सबसे पहले भारतीय नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया। तो पहला फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। तो जो इंडियन सिटीजनशिप है वह आर्टिकल 5 to 11 में उसका वर्णन है भाग 2 में। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ने देखा था कि भारत की नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता है। अब हम लोग देखते हैं कि भाग 5 अनुच्छेद 5 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि भारत की नागरिकता तो 26 जनवरी से पहले अनुच्छेद 5 में लिखा गया है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले के वे लोग जो भारत में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का वर्णन है। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है कि हमने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के समय का बेस मान लिया गया था, क्योंकि इसी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान तैयार हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ। तो इसी डेट से पहले के वे लोग जो भारत में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 में। तो पहला इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 5 में किसका वर्णन है, तो भारत में रह रहे नागरिकों का वर्णन है, उनकी नागरिकता का वर्णन है, जो भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले से रह रहे हैं। इस अनुच्छेद में 3 शर्त लिखा गया है। इस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के 3 शर्त हैं। भारतीय नागरिकता के 3 शर्त हैं। भारतीय नागरिकता के कितने शर्त बताए गए हैं, तो 3 शर्त। कौन कौन? कि नागरिकता उसे मिलेगी जिनका जन्म भारत में हुआ, कि जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनका जन्म भारत में हुआ है तो उनको नागरिकता मिलेगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि जिनके माता पिता या
उनमें से कोई एक या उनमें से किसी एक के पास भारत की नागरिकता प्राप्त हो, किसी एक के पास भारत की नागरिकता प्राप्त हो। तीसरा क्या शर्त बताया गया है? तीसरा शर्त बताया गया है संविधान लागू होने के 5 बरस पहले 5 बरस पहले से भारत में रह रहे हों। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के अनुच्छेद 5 में 3 शर्त बताए गए कि सबसे पहले अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया? तो भारतीय नागरिकों की नागरिकता का वर्णन है। कौन से नागरिक? जो 26 जनवरी 1950 से या उसके पहले से भारत में रह रहे हैं। इसके लिए 3 शर्त बताया गया। पहला क्या? कि उन्हें नागरिकता की प्राप्ति होगी जिनका जन्म भारत में हुआ। दूसरा शर्त क्या बताया गया? जिनके माता पिता या उनमें से किसी एक के पास भारत की नागरिकता प्राप्त हो। और तीसरा शर्त बताया गया कि संविधान लागू होने के 5 बरस पहले से भारत में रह रहे हों। तो 3 प्रकार के नागरिकों के लिए नागरिकता का वर्णन है। याद रखेंगे अनुच्छेद 5 में। इस अनुच्छेद 5 में कुछ कंडीशन भी हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और उसकी माँ या पिता उसकी माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और उसकी माता और पिता या फिर दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। याद रखेंगे। तो यह भी एक कंडीशन लिखा गया है। उदाहरण के लिए भारत की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। तो उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष
या प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि वे 5 बरस से ज़्यादा भारत में रहे। एनी बेसेंट 5 बरस से ज़्यादा भारत में रहे। तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई, भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट भारत में 5 बरस से ज़्यादा रहे, तो इसी कारण उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो यह अनुच्छेद 5 के अनुसार उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है कि पाकिस्तान से, अर्थात जब भारत 1948 में विभाजन हुआ भारत का, तो उससे पहले, उसके बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर भारत में वापस आ गए, तो उनके नागरिकता का वर्णन है। याद रखेंगे कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन है। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 6 में। याद रखेंगे कब से इसका निर्धारण किया गया कि कब से इसको, कि कितने, कब, किस समय से पाकिस्तान के नागरिक भारत आए तो उन्हें नागरिकता प्राप्त हुई। तो याद रखेंगे कि पाकिस्तान से भारत आए पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए यह शर्त थी, यह शर्त थी कि उनके माता पिता, कि उनके माता पिता या दादा दादी, या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए और वह अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। बशर्ते कि 19 जुलाई 1948 के पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए हो, क्योंकि 19 जुलाई 1948 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अन्यथा अगर 19 जुलाई 1948 के पहले ये भारत नहीं आए हैं तो उसके लिए 6 माह के रहने का उनका प्रावधान था। अन्यथा 19 जुलाई 1948 के बाद
19 जुलाई 1948 के बाद या उसी दिन आते हों तो वे भारत में 6 माह रहेंगे। कितने महीने? 6 महीने रहेंगे। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन है, लेकिन इसमें एक कंडीशन बताया गया कि उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलेगी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कब बंटवारा हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले नागरिकों के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, बशर्ते कि भारत विभाजन अर्थात 19 जुलाई 1948 के पहले वे भारत आए हुए हों। अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो नहीं हुआ तो उन्हें क्या बताया गया? अगर वे नागरिक 19 जुलाई या 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो उनके लिए कंडीशन बताया गया कि आप भारत में 6 माह रहेंगे, तभी आपका जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो 19 जुलाई 1948 के बाद या उसी दिन आते हों तो वे भारत में 6 महीने रहेंगे, इसका भी प्रावधान किया गया। याद रखेंगे। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 6 में, इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7 की बात। अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 में क्या लिखा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद जो नागरिक पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में चले गए नागरिक 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए नागरिक और फिर वापस आ गए, और फिर वे वापस आ गए, और फिर वे वापस आ गए, तो उन्हें भारत में पंजीकरण कराकर पंजीकरण कराकर 6 माह तक भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता का वर्णन है। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति का वर्णन है। प्राप्ति का वर्णन है। 1 मार्च 1947 के बाद जो नागरिक पाकिस्तान में चले गए और फिर वे नागरिक भारत में रहने के लिए वापस आए तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाकर 6 माह तक भारत में रहने का प्रावधान किया गया कि यदि आप भारत की नागरिक के पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा और साथ ही साथ भारत के अंदर 6 महीने रहना होगा, तभी आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो यह वर्णन किया गया है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 8।
अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा गया है। तो भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन है। तो जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए सिटीजनशिप का वर्णन किसमें है? तो भारतीय नागरिकता पाने के लिए अनुच्छेद 8 में वर्णन है। याद रखेंगे कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 8 में। याद रखेंगे। लेकिन इसके लिए भी 2 शर्त निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन सी शर्त हैं? तो इसके लिए 2 शर्त निर्धारित किए गए। कौन कौन शर्त निर्धारित किए गए हैं? पहला जो शर्त है कि उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 8 में लिखा गया है भारत से बाहर रहने वाले लोगों के नागरिकता का वर्णन है। इसके लिए 2 शर्त निर्धारित किया गया आर्टिकल 8 में कि भारत से बाहर रहने वाले उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ पे हुआ हो? तो भारत में हुआ हो। अर्थात माता पिता या दोनों में से कोई एक या दादा दादी या दोनों में से कोई एक के पास भारत की नागरिकता प्राप्त हो। साथ ही साथ दूसरा शर्त क्या है कि वे जिस देश में रह रहे हों, वे जिस देश में रह रहे हैं जिस देश में रह रहे हैं उसे वहां के भारतीय एम्बेसी के पास जाकर डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या पंजीकरण कराना होगा। तो दूसरा शर्त क्या बताया गया कि जो नागरिक विदेश में रह रहे हैं और वे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 शर्त निर्धारित किया गया। पहला कि उसके माता पिता या दादा दादी या दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा शर्त, वह जिस देश में रह रहा है वहां उसे भारतीय एम्बेसी के पास जाकर डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव से भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर उसके माता पिता या दादा दादी वे भी क्या हों तो उनका जन्म भारत में नहीं हुआ हो। तो ये 2 कंडीशन अनुच्छेद 8 में लिखे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद में 9 में लिखा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक, अब अनुच्छेद 9, 10 और 11 याद रखेंगे कि एक चीज याद रखेंगे, अनुच्छेद 9 से 11 यह भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 9 से 11 में
भारतीय नागरिकता की समाप्ति का वर्णन है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति का वर्णन है, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 9 से लेकर 11 तक में इंडियन सिटीजनशिप कैसे समाप्त होगी उसका वर्णन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में लिखा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 में लिखा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। याद रखेंगे, यह अनुच्छेद 9 में लिखा गया। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और संसद उस पर कोई कानून बनाता है, तो यह कानून उस व्यक्ति पर भी लागू होगा। तो भारतीय नागरिकता के संबंधी में जो कानून बनाने का अधिकार है वह किसके पास है? तो भारत के संसद के पास है। तो यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंधित अर्थात जो भारत का नागरिक है और संसद कोई कानून बनाता है तो वह कानून उस भारत के नागरिक पर भी लागू होगा। अर्थात जितने सारे भारत के नागरिक हैं, संसद का कानून उन सभी नागरिकों पर अप्लाई होगा। तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून समस्त भारतीय नागरिकों पर लागू होगा। याद रखेंगे, यह बात लिखा गया है आर्टिकल 10 में। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 11 में, जो कि इस इंडियन सिटीजनशिप का सबसे आखिरी आर्टिकल है। तो आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। तो अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि नागरिकता से संबंधित यदि कोई कानून बनता है तो वह अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है। अर्थात भारत की संसद ही नागरिकता से संबंधित कोई कानून बना सकती है। दूसरा कोई भी जो है यह अधिकार किसी के पास नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं,
तो इनके द्वारा किस प्रकार से विधायिका बनाया जाता है और उसके बाद उसे अधिनियम के रूप में पारित किया जाता है। तो नागरिकता से संबंधित भी कोई कानून इसी अधिनियम और विधेयक के रूप में बनाया जाता है जो संसद ही बनाता है। तो यह बात लिखा गया है आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में। तो एक बार हम लोग एक बार फिर से इसे देख लें कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद, यह जो भारतीय नागरिकता है उसका वर्णन किसमें लिखा गया है? तो भारतीय नागरिकता का वर्णन भाग 2 में याद रखेंगे और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले के वे लोग जो भारत में रह रहे हैं उनकी नागरिकता अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले के वे लोग जो भारत में रह रहे हैं वे भारत के नागरिक कहे जाएंगे। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता के लिए 3 शर्त बताया गया। कौन कौन? कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ वे भारत के नागरिक कहे जाएंगे। उन वैसे व्यक्ति जिनके माता पिता या उनमें से किसी एक के पास भारत की नागरिकता प्राप्त हो तो उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वे भारत में रह रहे हों तो उन्हें भी भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसी आधार पर यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और उसकी माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण के स्वरूप एनी बेसेंट जो कि विदेशी थीं और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं और पहली विदेशी अध्यक्ष भी थीं, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त हो गई? क्योंकि अनुच्छेद 5 के तहत वे भारत में 5 वर्ष से ज़्यादा निवास रही थीं। याद रखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 6 में लिखा गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 6 में। लेकिन इसके लिए शर्त क्या बताया गया कि पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों के लिए शर्त था कि उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। अर्थात जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय इनका भारत में क्या होना चाहिए था? जन्म हुआ हो। बशर्ते कि 19 जुलाई 1948 के पहले, क्योंकि 19 जुलाई 1948 के में क्या हुआ तो भारत से पाकिस्तान में क्या हो गया? पूरी तरह से अलग हो गया। तो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए हुए हों। अन्यथा 19 जुलाई 1948 के बाद या उसी दिन आते हों भारत में तो वे भारत में 6 महीने जब तक रहेंगे, 6 महीने उन्हें भारत में रहना होगा और उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी भारत की उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। आर्टिकल 7 में लिखा गया है, अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में जो नागरिक चले गए और फिर वे भारत में वापस आ गए तो उन्हें भारत में 6 माह रहने के बाद रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 7 में लिखा गया है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए नागरिक और फिर वे वापस आ गए तो उन्हें भारत में रजिस्ट्रेशन कराकर 6 माह तक भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता की प्राप्ति होगी। यह लिखा गया है आर्टिकल 7 में। इसके बाद आर्टिकल 8 में लिखा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन है। तो भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 8 में है, अनुच्छेद 8 में है। लेकिन इसके लिए भी 2 शर्त लिखा गया है आर्टिकल 8 में कि उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ पे हुआ हो? तो भारत में हुआ हो। अगर इनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में नहीं हुआ तो वे जिस देश में रह रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें भारतीय एम्बेसी के पास जाकर डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव से भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। अब हम लोग देखते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 आर्टिकल है, अनुच्छेद 9, 10 और अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 9, 10 और 11 में
भारतीय नागरिकता की समाप्ति का वर्णन है। तो अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया है? यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। याद रखेंगे कि स्वेच्छा से यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और संसद उस पर कोई कानून बनाता है तो यह कानून उस व्यक्ति पर भी लागू होगा। कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और संसद उस पर कोई कानून बनाता है तो यह कानून उस व्यक्ति पर भी लागू होगा। अर्थात कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अब अंतिम अनुच्छेद, ये जो भारतीय नागरिकता है उसका अंतिम अनुच्छेद क्या है? अर्थात आर्टिकल 11। तो अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। तो नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून को बनाने का अधिकार संसद के पास है। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा भारत की नागरिकता और उसका अनुच्छेद, उसके भाग। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में और भाग 3 में है। तो मिलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट को लेकर अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।